क्या हाल पढ़ ले गैंग। तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये कुछ क्वेश्चन, और ये सिर्फ ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई के इंपॉर्टेंट सोर्सेस से क्वेश्चन है। मैंने खुद ये क्वेश्चंस को हैंडपिक किया कि कौन कौन से क्वेश्चन इस साल के पैटर्न पे सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे इस एक वीडियो में पूरी की पूरी फर्स्ट फ्लाइट बुक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पोएम के भी चैप्टर्स, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, अब इस वीडियो में हम फुटप्रिंट्स वाली बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर वाइज, और सिर्फ 1 घंटे में पूरी की पूरी बुक स्वाहा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट मेड जेम्स हैरियट एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर से क्वेश्चन। जेम्स हैरियट कौन था? वो डॉक्टर। तो व्हाट मेड जेम्स हैरियट एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। जेम्स हैरियट को ऐसा क्यों लग गया था कि मुझे मिस पम्फ्री कॉल करेंगी? क्यों? देखो आंसर हम सबको पता है क्यों। जेम्स हैरियट एनकाउंटर विद मिसेस पम्फ्री एंड ट्रिकी मेड हिम एक्सपेक्ट अ कॉल फॉर हेल्प। ट्रिकी कौन था? उनका डॉग। किसका डॉग? मिसेस पम्फ्री का। ही वॉज श्योर दैट द एक्स्ट्रा डाइट एंड नो फिजिकल एक्टिविटी वुड सून पुट ट्रिकीज हेल्थ इन डेंजर। उनको ये मालूम पड़ गया था पहली मीट में, पहले ही एनकाउंटर में, एनकाउंटर मतलब मीट में, कि उनका जो कुत्ता है, ही वॉज श्योर दैट द एक्स्ट्रा डाइट, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डाइट खिला रही थी, चिकन, दारू और पता नहीं क्या क्या खिला रही थी, एग्स, तो ये सब जो एक्स्ट्रा डाइट वो दे रही थी, अब उसके वजह से एक्स्ट्रा डाइट तो वो खा रहा था और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा था, जिसके वजह से उनको पूरा कंफर्मेशन था कि इनका कॉल आएगा, क्योंकि उनके कुत्ते की हेल्थ, ट्रिकी की हेल्थ डेंजर में पड़ने वाली है। एंड जस्ट एज एंटिसिपेटेड, यानी कि एक्सपेक्टेड, जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था, मिसेस पम्फ्री कॉल्ड द वेट अ फ्यू डेज आफ्टरवर्ड्स। ये WET नहीं VET है, यानी कि वेटरन डॉक्टर, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। देखो आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज एंजॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल। क्या ट्रिकी को मजा आ रहा था वहां हॉस्पिटल में? यस, ट्रिकी वॉज डेफिनेटली एंजॉइंग स्टे एट हॉस्पिटल। ही हैड बीफ्रेंडेड द गैंग ऑफ शैबी हाउस होल्ड डॉग्स। क्योंकि घर में तो उसके पास कोई गैंग नहीं थी, कोई भी दोस्त नहीं थे, बट वहां पर उसकी गैंग बन गई थी। बीफ्रेंडेड यानी कि कई कुत्तों से दोस्ती हो गई थी। ही हैड फाउंड अ न्यू जॉय इन बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्पल्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड। ये सब करने में उसको काफ़ी मजा आने लग गया था, एक नया जॉय उसने डेवलप किया। ही हैड ऑल्सो बिकम वेरी एनर्जेटिक। अब दौड़ेगा, भागेगा, खेलेगा, कूदेगा तो क्या बनेगा? एनर्जेटिक बनेगा। ही यूज्ड टू प्ले एंड रन ऑल डे लॉन्ग विद द डॉग्स। ही वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम। अब पेन डाउन इंसिडेंट्स इन सपोर्ट ऑफ वैल्यूज वन शुड इनकलकेट फ्रॉम मिस्टर जेम्स हैरियट। मिस्टर जेम्स हैरियट से, यानी कि वो डॉक्टर से, हमें कौन कौन सी वैल्यूज सीखनी चाहिए? ऐसे इंसिडेंट्स को पेन डाउन करो, यानी कि नोट डाउन करो। तो मिस्टर हैरियट वॉज अ कैपेबल वेटरनरी सर्जन हु ट्रीटेड ट्रिकी। उन्होंने ट्रिकी का इलाज किया, हम सब जानते हैं। ही वॉज अ वेरी कंपैशनेट डॉक्टर एंड अ वाइस एंड सिंपैथेटिक ह्यूमन बींग, यानी कि सिंपैथेटिक ह्यूमन बींग थे, दिल था उनके पास भी, काइंड हार्टेड थे। ही शोड हिज कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट इमीडिएटली व्हेन ही एडवाइज्ड मिसेस पम्फ्री टू पुट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हिज सिम्टम्स। उन्होंने जैसे ही देखा उसके सिम्टम्स, उन्होंने ऑनेस्टली बता दिया मिसेस पिम्फ्री को कि अब इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। ही कैन ऑल्सो बी सेड टू बी एन अंडरस्टैंडिंग एंड टैक्टफुल पर्सन, एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू फ्री ट्रिकी फ्रॉम स्पॉइलिंग लव ऑफ मिसेस पिम्फ्री फॉर दिस बेटरमेंट। देखो उनके बारे में एक और तारीफ, कि उनको अंडरस्टैंडिंग और टैक्टफुल पर्सन भी कहा जाता है, दिमागदार पर्सन कहा सकते हैं, क्योंकि वो अनुमान लगा चुके थे, जान चुके थे कि हाँ ट्रिकी को कैसे फ्री करना है, कैसे मुक्त करना है। जो उनकी जो ओनर थी ना ट्रिकी की, मिसेस पम्फ्री, इतना ज़्यादा जो ओवर लव कर रही है, स्पॉइलिंग लव, जितना प्यार कर रही है ना, तो ये प्यार बर्बाद ना हो, इसलिए उसका इलाज कैसे किया? ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द पुअर डॉग अननेसेसरी। जबरदस्ती, वो सर्जन थे, देखो वेटरनरी सर्जन, बट जबरदस्ती ऑपरेट करके फर्जी पैसा बना के काम नहीं किया। उन्होंने एक प्रैक्टिकल तरीका अपनाया। क्या किया? उसको ट्रीट करने का तरीका, उसको लेकर गए अपने साथ, अलग किया। मिस्टर जेम्स वॉज कैरिंग पोलाइट इंडिविजुअल, हैज ही ऑलवेज अलेज मिसेस पम्फ्री एंजाइटी अबाउट ट्रिकीज रिकवरी पेशेंटली। अब देखो कोई भी पेशेंट होता है तो उसके घर वाले क्या होते हैं? हमेशा एंजाइटी में रहते हैं कि हमारा पेशेंट कब ठीक होगा। उसी तरह मिसेस पम्फ्री भी रहती थी कि मेरा कुत्ता कब ठीक होगा, तो उसको भी काफ़ी अच्छे से पेशेंटली हैंडल किया। ही वॉज इन ऑल अ गुड ह्यूमन बींग एंड अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। एक अच्छे इंसान भी थे और एक सक्सेसफुल डॉक्टर भी थे। देन उसके बाद एक जनरल क्वेश्चन ऐसा आता है कि डू यू थिंक पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्री एग्जिस्ट? इफ यस, इट इज़ गुड और बैड। तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है
ये देखो पॉज करके तुम ये आंसर पढ़ सकते हो। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो तुम खुद से बना के लिख सकते हो। देन अगले चैप्टर पे आते हैं, द थीफ स्टोरी। अब इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं ये। What did Anil and Hari agree upon to be the mode of payment? When Anil stated his inability to pay Hari, Anil questioned Hari if he could feed Hari. क्या होता है? अरे अनिल बोलता है ना, when Anil stated his inability to pay Hari, वो बोलता है इसमें तो पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो अनिल पूछता है कि क्या मुझे खाने का इंतजाम कर सकते हो, खाना दे सकते हो। Hari realized that he had misjudged his target and molded his situation for his benefit. यानी कि हरी को रियलाइज हो जाता है कि उसने अपने टारगेट को मिसजज किया है और अब सिचुएशन को अपने हिसाब से कर लिया है। अनिल देन एग्रीड टू फीड हिम। अनिल उसके बाद रेडी होता है खाना बनाना कि हाँ खाना मैं खिला दूंगा तुम्हें, अगर इफ़ ही न्यू हाउ टू कुक, अगर तुम्हें खाना बनाने आता है तुम बनाओ और उसके बदले खुद भी खा सकते हो। डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, क्या हरी को, वो जो चोर था, उसको अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था? गिव रीजन्स। येस हरी लाइक्ड वर्किंग। क्यों? क्योंकि वो उसको एजुकेशन दे रहा था बिल्कुल फ्री में और 1 रुपया भी नहीं ले रहा था। देन स्टेट द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ थेफ्ट। उस रात जब चोरी होती है तो उस दिन क्या क्या होता है, उस रात को क्या होता है, पूरे इवेंट्स को लिखो। जैसे कि द नाइट ऑफ रॉबरी वॉज क्वाइट इवेंटफुल फॉर हरी सिंह। आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी एंड लिविंग अनिल हाउस, हरी वेंट टू द रेलवे स्टेशन बट डिडंट बोर्ड द ट्रेन टू लखनऊ। रेलवे स्टेशन पर तो जाता है वो चोरी करके पैसे, बट डिडंट बोर्ड मतलब कि ट्रेन पर चढ़ता नहीं है। लखनऊ जा रही होती जो ट्रेन, उस पर चढ़ता नहीं स्टेशन जाकर भी। ही वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार एज ही डिड नॉट नो एनी वन हु वुड प्रोवाइड हिम शेल्टर एक्सेप्ट अनिल। अब वो ट्रेन नहीं लेता है तो वो इधर उधर बाजार में घूम रहा होता है क्योंकि वो किसी को भी नहीं जान रहा होता है हरी सिंह के अलावा। किसके अलावा? अनिल के अलावा। हरी सिंह इधर उधर घूम रहा होता है, वो अनिल के अलावा किसी को नहीं जान रहा होता है जो शहर में उसको पनाह दे, यानी कि शेल्टर दे, घर दे। फॉर ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। ही वॉज फोर्स टू टेक शेल्टर अंडर द क्लॉक टावर लेटर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली। बारिश होने लग गई तो वो क्लॉक टावर के अंदर शेड में उसको रुकना पड़ता है और इसी सब में वो रियलाइज कर लेता है, रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, और वापस अनिल के पास चला जाता है। फिर एक क्वेश्चन, हैड अनिल रियली फॉरगिवन हरी सिंह? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस। क्या अनिल ने हरी सिंह को फॉरगिव यानी कि माफ कर दिया था? जैसे उसने तुम्हें माफ नहीं किया, क्या पता यहाँ माफ ना किया हो। नहीं, यहाँ माफ कर दिया है। येस अनिल हैड फॉरगिवन हरी सिंह, इट इज एविडेंट बिकॉज अनिल हैंडेड ओवर टू हरी अ 50 रुपीज नोट एज सून एज हरी वोक अप। उठते उसको 50 रुपये देता है। थू ही न्यू दैट हरी हैड रॉब्ड द मनी। उसको पता चलता है, पहले ही पता चल जाता है कि हाँ हरी ने पैसे चुराए हैं, फिर भी बट हिज सब्सिक्वेंट एक्शंस गेव हिम होप ऑफ चेंज। लेकिन वो ऐसे बिहेव करता है, उसे कुछ मालूम नहीं है, अच्छा बिहेव करता है। और फिर हरी सिंह को रियलाइज़ होता है कि यार ये आदमी इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए, मुझे अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए। गेव हिम होप ऑफ चेंज इन हरीज कैरेक्टर। देन हरी सिंह डिडंट बोर्ड द एक्सप्रेस ट्रेन एंड रिटर्न टू अनिल। व्हाई डिड ही रिटर्न? ऑन व्हाट वैल्यूज डज दिस इंसिडेंट्स पुट लाइट ऑन? क्यों वो रिटर्न कर जाता है और किस वैल्यूज पे ये इंसिडेंट्स लाइट करता है, यानी कि रोशनी डालता है, यानी कि क्या वैल्यूज हमें इस इंसिडेंट से समझ में आती है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो हरी सिंह वॉज अ थीफ, पूरी स्टोरी लिख दो। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर में 1-2 पैराग्राफ होने चाहिए। अब उसमें पूरी स्टोरी पहले समझाओ, फिर वैल्यू बेस्ड आंसर लिख दो। पूरी स्टोरी क्या थी कि वो एक चोर था, उसने अनिल के पैसे चुराए थे, लेकिन जब उसको रियलाइज होता है कि उसने अनिल को नहीं, बस उसने खुद के चांस को चोरी कर दिया है। हिमसेल्फ ऑफ द चांस ऑफ बीइंग लिटरेट एंड हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर। देखो यही लिखा है कि आफ्टर द थेफ्ट ही रियलाइज दैट ही हैड रॉब्ड नॉट ओनली अनिल बट ऑल्सो हिमसेल्फ ऑफ द चांस ऑफ बीइंग लिटरेट एंड हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर। सिर्फ अनिल को चोरी नहीं किया है, क्योंकि अगर वो चोरी करके चला जाएगा तो अपना एक चांस खो देगा पढ़े लिखे होने का, लिटरेट होने का और एक अच्छा फ्यूचर होने का। His conscience यानी कि उसकी आत्मा pricked him to think what all he could have got had he not done this। कि अगर उसने ये ना किया होता तो उसके पास क्या क्या होता। उसकी आत्मा, कंसाइंस मतलब कि उसकी आत्मा, उसका अंतर्मन ऐसा कह रहा होता उससे। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू रॉब अनिल बट इट वॉज टफर फॉर हिम नॉट टू बैक। ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट मेक टी बाई डेली सप्लाईज एंड लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। देन हिज इनर सेल्फ नॉट एग्री टू बाईपास दिस एंड फोर्स हिम टू रिटर्न। कि उसकी अंतरात्मा को जब मालूम पड़ता है कि वो चाय नहीं बना सकता, बाई डेली सप्लाईज, लर्न हाउ टू रीड, ये सब कर नहीं सकता उसके सिवा, उसके बगैर, तो वो वापस से आता है। अब यहाँ आपसे लिखना है हमें, ये पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया, उसके बाद लिखना है क्या
वैल्यू बेस्ड आंसर कि हरीज रिटर्न टू अनिल शोज दैट डिस्पाइट इंडल्जिंग इन क्रिमिनल एक्ट्स ही स्टिल हैड अ प्रैक्टिकल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, कि ये सब गंदे कामों के बाद भी, अजीब कामों के बाद भी उसके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड था लाइफ को लेकर. इट इज अवेकनिंग ऑफ हरीज कंसाइंस एंड अनिल्स लव एंड केयर दैट रिफॉर्म्ड हरीज कैरेक्टर. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इट इज द अवेकनिंग ऑफ हरीज कंसाइंस, कि उसकी अंतर्मन का जागना और अनिल का इतना प्यार और केयर दिखाना हरी के कैरेक्टर को चेंज करके रख देता है. इट टीचेस अस लव कैन चेंज अ पर्सन. अनिल्स अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड केयर चेंज्ड हरीज थिंकिंग टू मेंड हिज वेज फॉर गुड. अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एवरीवन मस्ट हैव अ चांस टू रिफॉर्म. हाउ डिड अनिल वर्कड अपॉन दीज वैल्यूज एंड सक्सीडेड, कि सबको एक बदलने का चांस, सबको चेंज होने का चांस मिलना चाहिए, बदलने का, रिफॉर्म का. अब कैसे अनिल के केस में ये चीज़ होती है? तो ये रहा आंसर, पॉज करके पढ़ लो. बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. द मिड नाइट विजिटर. पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन ऑसिबल एंड मैक्स. ऑसिबल एंड मैक्स के बीच की मीटिंग. तो ऑसिबल वॉज अ वेरी क्लेवर सीक्रेट एजेंट. ही वॉज स्टेइंग इन अ फ्रेंच होटल. ही वॉज स्टेइंग इन अ फ्रेंच होटल. ही हैड सम वेरी इंपॉर्टेंट पेपर ऑन मिसाइल. उनके पास मिसाइल के ऊपर एक पेपर था. मैक्स घुसता है. मैक्स एंटर्ड हिज रूम टू टेक दैट पेपर. ऑसिबल हैंडेड मैक्स क्लेवरली. क्लेवरली हैंडल कैसे करता है, यहां सुनो. ही टोल्ड मैक्स दैट ही वुड कंप्लेन टू होटल अथॉरिटीज अबाउट द बालकनी. इट शुड बी क्लोज्ड, कि वो होटल अथॉरिटी को बोल देगा कि बालकनी क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि लोग इस बालकनी से इस रूम में आ जा रहे हैं. बट देयर वॉज नो बालकनी. बट एक्चुअली तो वहाँ पे बालकनी थी नहीं. उसने तो एक पूरा का पूरा षड्यंत्र बनाया था, प्लान, कि उसको लगे कि हाँ सच में एक बालकनी और वो वहाँ जाकर कूद जाए. देन देयर वॉज अ नॉकिंग ऑन द डोर. ऑसिबल टोल्ड मैक्स दैट इट वॉज द पुलिस. अब जैसे ये बता रहा होता है तुरंत ही नॉकिंग हो जाती है डोर पे, और वो कहता है कि ये तो पुलिस होगी. द पेपर नीडेड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, क्योंकि पेपर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए. बट ही न्यू द ट्रुथ. मैक्स वेंट टू द विंडो टू हाइड इन नॉन एग्जिस्टिंग बालकनी. इट वॉज नॉट द पुलिस बट अ वेटर. मीनवाइल मैक्स हैड जम्प्ड इनटू द बालकनी. बालकनी से उसको जंप करना पड़ जाता है. देन गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑसिबल. अब ऑसिबल का कैरेक्टर स्केच क्यों आया है? क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट तो है, बट वो एक टिपिकल स्टीरियोटाइप सीक्रेट एजेंट नहीं है. जैसा एक बंदूक लेके खड़ा होता है हैंडसम सा आदमी, माचो मैन, वैसा नहीं है. ये एक मोटा सा आदमी है, इसके पास दिमाग है, लेकिन शारीरिक रूप से ये वैसी चीज़ों को मैच नहीं करता है जैसा मैच करना चाहिए एक, किसे, जैसा मैच करना चाहिए एक यार एस सीक्रेट एजेंट को. तो अब उसके बारे में कैरेक्टर स्केच इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे यहाँ पर देखो, ऑसिबल पूरा लिखा है, ऑसिबल इज सीक्रेट एजेंट बट ही डज नॉट लुक लाइक दैट. वो दिखता नहीं वैसा, वो बहुत फैट है, नॉट मच टॉल, ज़्यादा लंबा नहीं है, बट ही इज मच अलर्ट इन दी माइंड. अब इसी क्वेश्चन को, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑसिबल, इसी क्वेश्चन को तुम्हारे इस बार के प्रैक्टिस पेपर में कुछ इस तरह पूछा गया था कि कैसा एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना के, कि वी हैव अ स्टीरियोटाइप इमेज ऑफ सीक्रेट एजेंट्स एज टॉल एंड हैंडसम. यानी कि स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग बना होता है किसी भी चीज़ का, उसको कैसे ब्रेक किया है इस ऑथर ने. तो बस लिख देना है कैसे ब्रेक किया है, ऑसिबल को इस तरह रिप्रेजेंट करके. कैसे रिप्रेजेंट करके? बट ही डज नॉट लुक लाइक दैट, ही इज अ वेरी फैट, इस तरह रिप्रेजेंट करके ही इज अ वेरी फैट एंड नॉट मच टॉल बट ही इज मच अलर्ट इन माइंड. कि शारीरिक रूप से उतना नहीं है कैपेबल, बट मच अलर्ट इन दी माइंड, दिमाग के तौर पे वो बहुत आगे है, तभी उसने उसको चकमा दिया. एक्चुअली ही यूजेस हिज माइंड द मैक्सिमम. ही हैज एन इंपॉर्टेंट पेपर ऑन मिसाइल्स. Max enters his room with an automatic pistol to took that paper. Oswald is not nervous. He is cool. He tells that he would ask the hotel authorities to close the balcony outside the single window. वही जो balcony वाला इंसिडेंट ऊपर बताया वही चीज. फिर एक क्वेश्चन है, Oswald says to Fowler, he won't return. Explain with reference to the context. क्या कहा गया और क्यों? He won't return. कौन कहता है? Oswald कहता है Fowler से. There was a knocking at the door. It was the waiter for drink. Waiter रहता है, ये तो असलियत है. बट ऑसिबल टोल्ड फाउलर एंड मैक्स दैट देयर वॉज पुलिस. वो बोल देता है कि पुलिस है, और ये मैक्स को काफ़ी ज़्यादा डरा देता है. ऑसिबल कॉन्फिडेंटली एडेड दैट द डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक और कहानी बना देता है कि डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए पुलिस आई होगी. तो मैक्स गॉट नर्वस, और फिर उसके बाद क्या होता है, ही एडेड दैट इफ़ ही नॉट आंसर दे वुड एंटर एंड शूट. अगर वो गेट नहीं खोलेगा तो वो घुस के गोली मार देंगे. तो अपनी जान बचाने के लिए वो कूद जाता है बालकनी में, और जहाँ पे कुछ नहीं रहता है, और उसको बालकनी में से नीचे कूदना पड़ता है, जंप मारना पड़ता है, और अपने आप को सेव कर लेता है, क्योंकि देयर वॉज नो बालकनी देयर. पॉज करके डिटेल में आंसर पढ़ सकते हो. आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मिडनाइट विजिटर डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ डिलीजेंस इन स्पाइंग थ्रू ऑसिबल. ऑसिबल डज नॉट लुक लाइक अ ट्रू स्पाई बट प्रोफेशनली इज अ रियल स्पाई. राइट अ पैराग्राफ प्रिस्क्राइबिंग वैल्यू ऑफ ट्रू प्रोफेशनलिज्म.
देखो यही मैं कह रहा था कि ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार कि ट्रू प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। दिखता तो वैसा नहीं है, लेकिन क्या है इस ऑथर की स्टोरी के हिसाब से बताइए। तो द ऑथर ऑफ मिडनाइट विजिटर इनडायरेक्टली फोकस ऑन वैल्यू ऑफ ट्रू प्रोफेशनलिज्म थ्रू ऑसिबल। इनडायरेक्टली इट एम्फेसाइज दैट ऑल शुड बी परफेक्ट इन दियर वर्क लाइक ऑसिबल। अपने काम में ऑसिबल की तरह परफेक्ट रहो। ऑसिबल डजंट लुक लाइक अ ट्रू स्पाई, दिखता नहीं है वो एक ट्रू स्पाई की तरह, बट मेंटली ही इज नॉट सो एज ही आउटविट्स मैक्स। मेंटली इतना ज़्यादा आगे है कि वो मैक्स को बेवकूफ़ बना देता है। दस द वैल्यूज इंप्लाइज इन द स्टोरी आर नेसेसरी टू लाइफ टू प्रोग्रेस, दिस इन्वॉल्व डिवोशन एंड सिंसियरिटी इन वर्क। वो इतना डिवोशन और सिंसियरिटी से काम करता है कि हाँ वो उन सबसे आगे है, बजाय इसके कि वो लगता नहीं है वैसा और उसकी शारीरिक चीज़ें वैसी नहीं हैं। इफ दैट वर्क इज इन दिस वे इट एंश्योर सक्सेस एंड वंडरफुल अचीवमेंट। ऑसिबल इज wedded to success because of mental ability and swift action. He is thus result oriented. We must also be like him in our work to make more successful. तो V वाला पॉइंट क्यों ऐड किया गया? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर हमें अपने हिसाब से लिखना है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। हम आ गए नेक्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर्स के कौन कौन से हैं। पहला, डिस्क्राइब हाउ द यंग एंड प्रिटी लेडी ट्रिक्ड हॉरस डेनबी। हॉरस डेनबी कौन था? वो आदमी जो बहुत कलाकार था। क्या था? हॉरस डेनबी वॉज अ रेप्यूटेड गुड मैन बट ही रॉब्ड अ सेफ वंस इन अ ईयर। वो एक सेफ यानी कि एक बॉक्स, एक तिजोरी को एक साल में बस एक ही बार चोरी करता था। ही डिसाइडेड टू रॉब शॉर्ट ओवर ग्रेन सेफ। शॉर्ट ओवर ग्रेन सेफ को चोरी करने का सोचता है। सो ही एंटेड टू रॉब द सेफ बट ही मेट अ यंग एंड प्रिटी लेडी। बट वहाँ पे उसको एक हसीन और जवान, अरे यार यंग एंड प्रिटी लेडी का मतलब तुम जानते हो, एक लेडी, एक लड़की, एक वुमेन मिलती है। सी पोज्ड टू बी द वाइफ ऑफ ओनर। अब वो ऐसा दिखाती है कि मैं इस हाउस के शॉर्ट ओवर ग्रेन्स की वाइफ की, ओनर की वाइफ हूँ। बट शी वॉज अनदर रॉबर, बट एक्चुअली तो वो एक दूसरी चोर होती है। शी टॉक्ड वेरी कॉन्फिडेंटली, बड़े कॉन्फिडेंट से बात करती है उससे कि उसको लगे कि मैं तो घर की मालकिन हूँ और तुम चोर घुसाए हो, पकड़ा चुके हो, अब जो मैं कहती हूँ वो करो। तो क्या होता है, हॉरेस डेनबी जो अपना कैरेक्टर है ये उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसको जाने दे। तो वो कहती है, और वो कहता है कि ही वोंट रॉब अगेन इन फ्यूचर, वो आगे ऐसा नहीं करेगा। ही डिडंट वांटेड टू बी अरेस्टेड, वो डरा हुआ था, अरेस्ट होना नहीं चाहता था। द लेडी ट्रिक्ड हिम, उसको ट्रिक करती है। कैसे बेवकूफ़ बनाती है? सी आस्क्ड हिम टू टेक जेवल्स आउट ऑफ द सेफ। वो कहती है कि सारे के सारे हीरे जवाहरात जितने भी ज्वेलरी के सामान हैं उसको निकालो सेफ से बाहर। शी हैड फॉरगेटन द नंबर फॉर ओपनिंग द सेफ। सेफ यानी कि अलमीरा होता है ना, तो उस ज़माने पे ऐसे नंबर वाला अलमीरा होता था कि नंबर डालना है पिन तब वो खुलेगा। अब वो नंबर वो भूल चुकी है, ऐसा उससे कहती है और कहती है कि तुम इसको अब खोलो, ठीक है। तो डैन भी क्या करता है, वो खोल देता है सेफ विथआउट ग्लव्स, ग्लव्स के बिना खोल देता है, क्योंकि उसको तो लगता है कि ये तो ओनर ही है, अब इसके सामने क्या ग्लव्स लगाऊं, इसके सामने क्या दिमाग लगाना। बट असल में वो चोर रहती है और इस वजह से फिंगरप्रिंट आ जाता है और अरेस्ट कौन होता है चोरी के मामले में? हॉरेस डेनबी। तो लड़की के चक्कर में जहाँ पड़ोगे वहाँ फंसोगे ही, ये था मॉरल। गिव अ कैरेक्टर स्केच। तो कैरेक्टर स्केच में वही जो हमने ऊपर देखा कि बड़ा ईमानदार आदमी था बट फिंगरप्रिंट की वजह से वो पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद ये, वाई डिड हॉरेस डेनबी गॉट एंग्री या गेट एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्ड अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, व्हाट डज इट मीन इन रिलेशन टू स्टोरी। अब जब भी उससे कोई बात करता था ऑनर अमंग थीव्स के बारे में, यानी कि चोरों के बारे में आपस में ईमानदारी होनी चाहिए, यानी कि एक चोर कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये दोनों में एक दूसरे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इस बारे में जब कोई क्वेश्चन करता था अपने हॉरेस डेनबी से तो वो गुस्सा आता था। क्यों गुस्सा आता था? सुनो, हॉरेस डेनबी गॉट वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्ड अबाउट ऑनर अमंग थीव्स इन जेल। इट वॉज बिकॉज थीव्स शुड रिस्पेक्ट एंड मेंटेन एथिक्स अमंग देमसेल्फ बट अ लेडी थीव डिडंट डू सो। क्योंकि बात तो ऐसी वो लोग कर रहे थे कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, बट एक ही चोर ने तो, एक लेडी चोर ने तो उसको ठगा था, जिसके चक्कर में वो आ गया जेल में, वरना वो जेल में ना आया होता। अगर वो चोर उससे ईमानदार होती, बता देती कि मैं भी एक चोर हूँ, दोनों मिलकर चोरी करते हैं, आधा आधा रखेंगे, लेकिन वो तो उससे खेल गई ना, आखिर लड़की थी। तो बस लड़कियाँ खेल जाती हैं यार, हो जाता है हम लड़कों के साथ ऐसा। वही लिखा आगे, शी गॉट हिम सेंट टू प्रिजन, इन फैक्ट इट वॉज शी ड्यू टू होम हॉरेस डेनबी हैड ओपन द सेफ। उसकी वजह से तो सेफ खोलता है वो, तिजोरी, वरना तो खोलता भी ना, वो कुछ और दिमाग लगाता, फिंगरप्रिंट ना आ पाए, ग्लव्स पहनता। एक्चुअली ही हैड थॉट शी वॉज द लेडी ऑफ हाउस ही मेट एंड एंटर एंड हाउस टू स्टील। दैट लेडी वॉज अ थीफ लाइक हिम। शी मेड अप अ फॉल्स स्टोरी बिफोर हॉरेस। शी इम्प्रेस्ड हिम एज शी वॉज द लैंड लेडी, डिडंट बिलीव डिड। ही ओपन द सेफ फॉर हर।
that left his fingerprints in doing so. He was sent to prison due to his fingerprints. फिंगरप्रिंट की वजह से उसको जेल जाना पड़ता है. ये क्वेश्चन देखो. A question of trust describes the value of trust among the people in a general way. Its importance in human relationship or otherwise can't be measured, but loss of trust causes an irreparable damage in life. Describe how such values are highlighted in this story. क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि कैसे डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट अमंग पीपल इन अ जनरल वे, कि लोगों में ट्रस्ट होना चाहिए और अगर ट्रस्ट नहीं होगा ह्यूमन में तो क्या हो सकता है, कैसे डैमेज हो सकती है लाइफ एक दूसरे की. और उसके बारे में लिखना है किस बेसिस पे, इस चैप्टर के बेसिस पे कि कैसे उसकी लाइफ डैमेज हो जाती है. पॉज कर लो, रीड कर लो, टाइम ना वेस्ट करते हुए 1 घंटे में पूरी बुक निपटानी है. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. अब देखो ऐसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं या फिर ये इमेज बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, ये भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है. चाहे वो ये इस तरह के तुम्हारे क्वेश्चंस हों जहाँ पे चूज करना होता है. अब ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिटरेचर पार्ट प्रिपेयर करवा रहा हूँ. ये रीडिंग सेक्शन में आ जाता है. तो अगर तुम्हें हर चैप्टर के ऐसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करने हैं तो हर चैप्टर की वर्कशीट टेलीग्राम चैनल नो बकवास पे अवेलेबल है. एनिमेटेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है अपने चैनल पर, जाकर देख सकते हो. बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अपने मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट वाले चैप्टर पे, जहाँ पे अपने भैया हैं इब्राइट भैया. इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे यही हमें देखना है. जैसे ये देखो 2011 का, 14 का और 16 का क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन देखो. मेंशन एनी 2 ऑफ इब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस. कोई 2 कंट्रीब्यूशन अगर आता है तो कोई सा भी लिख सकते हो. जैसे कि इब्राइट्स कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड ऑफ साइंस वर ग्रेट. ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. द फोटोज ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन प्रूव्ड एन आंसर टू बायोलॉजी पजल. उसकी एक फोटो ने केमिकल स्ट्रक्चर के हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक फोटो की, जिसका क्रेडिट किसको जाता है, इब्राइट को. तो उसके इस काम ने साइंटिस्ट को एक बायोलॉजी पजल सॉल्व करने में मदद की थी कि हाउ सेल कैन रीड ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ. ये हो गया पहला. और दूसरा उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ही डिस्कवर्ड एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन विच लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन लाइफ ऑफ सेल्स. फिर रिचर्ड इब्राइट रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. क्यों, वाई डिड रिचर्ड इब्राइट रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. उन्हें बटरफ्लाइज रेस करना क्यों पसंद था. इब्राइट हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स. हिज मदर हेल्प्ड हिम लॉट. ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज अराउंड हिज होम टाउन. उन्होंने टोटल 25 स्पीसीज बटरफ्लाइज की कलेक्ट कर ली थी. बट हिज मदर गेव हिम अ चिल्ड्रंस बुक. इट वॉज टाइटल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स. द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, इस नाम की उन्होंने बुक दी उसको. और दिस बुक ओपन वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. दिस मेड हिम रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. वॉट वॉज इब्राइट अचीवमेंट इन हिज सीनियर ईयर. सीनियर ईयर में क्या अचीवमेंट थी, यही अचीवमेंट थी. He grew cells from a monarchy wing in a culture. He showed that the cells could divide and develop into normal butterfly scale. चलो आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकता है कि what research did Ebright do in the second year in high school, which new theory it led to. अब एक चीज मैं तुम्हें कंफर्म बता दूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन सेकेंड ईयर, इन फर्स्ट ईयर, इन हाई स्कूल, इसके कम चांसेस आने के. ज़्यादा चांसेस कैसे हैं, ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कि द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट डिपिक्ट्स सर्टेन वैल्यूज दैट एंश्योर ह्यूमन प्रोग्रेस एंड कंटेंटमेंट. डिस्क्राइब व्हाट आर दीज वैल्यूज एंड हाउ दे हेल्प्ड वन इन स्टडी प्रोग्रेस. कि ये जो चैप्टर है इसमें क्या चीज़ें दिखाई गई है, कुछ वैल्यूज दिखाई गई हैं जो इंश्योर करती हैं ह्यूमन प्रोग्रेस एंड कंटेंटमेंट. ह्यूमन प्रोग्रेस और कंटेंटमेंट को दिखाती हैं. अब यही डिस्कस करो. डिस्क्राइब व्हाट आर दीज वैल्यूज एंड हाउ दे हेल्प वन इन स्टडी प्रोग्रेस. प्रोग्रेस में कैसे हेल्प करती है. The making of a scientist describes how Ebright, a young fellow, became a true scientist. कि कैसे एक जवान लौंडा, मतलब एक यंग फेलो यार, एक बिल्कुल यंगस्टर, हमारी जैसा यंगस्टर जो क्लास 10th 11th और उससे भी पहले शुरू कर देता है अपनी जर्नी, कैसे एक ट्रू साइंटिस्ट बन जाता है, रियल साइंटिस्ट. ही बिकेम सो ड्यू टू हार्डवर्क एंड पेशेंस. ड्यू टू दिस ही फाउंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस ओपन टू हिम. बिहाइंड दिस द रोल ऑफ हिज मदर कांट बी ओवरलूड. उसकी मदर का रोल नहीं बिल्कुल भी हटाया जा सकता है या इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि उनकी मदर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था. एट वन स्टेज ही डिडंट न्यू हाउ टू प्रोसीड. उन्हें कुछ मालूम था कि कैसे आगे बढ़े इससे, क्योंकि कलेक्शन तो कर लिया बटरफ्लाइज का, अब इसके आगे क्या है साइंस में. तब उसकी मदर ने उनको गिफ्ट की थी एक बुक, कौन सी, जो हमने ऊपर देखी, और उस बुक ने कई सारी चीज़ें उनको समझाई. फिर उन्होंने साइंटिस्ट से बात की, कई सारी अलग अलग चीज़ें की. तो ऑब्वियसली हिज प्रोग्रेस वॉज ड्यू टू फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड एबिलिटी टू वर्क वेरी हार्ड.
देन आगे, हाउ कैन यू से दैट ब्राइट हैज़ इंग्रीडियंट नेसेसरी फॉर मेकिंग अ साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट बनने के लिए ब्राइट के पास कौन कौन से नेसेसरी इंग्रेडिएंट थे। तो ये आंसर है, पॉज करके रीड कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर ऑफ दिस बुक। वॉट वॉज द रीजन विच कॉज द ग्रेट सफरिंग टू मटिल्डा। मटिल्डा यानी कि हम कौन चैप्टर पे हैं, नेकलेस पे। मटिल्डा को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मटिल्डा को ग्रेट सफरिंग झेलनी पड़ी थी, यानी कि बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा था। मटिल्डा वॉज अ वेरी प्रिटी यंग वुमेन। अब उसकी पूरी स्टोरी लिखनी क्योंकि एक लॉन्ग आंसर है, तो शुरू से शुरू कर दो कि बहुत यंग वुमेन थी, बहुत सपने देखती थी। सी वॉज ड्रीमी एंड ओवर एम्बिशियस, यानी कि ज़्यादा सपने देखती थी और इसी वजह से उसके सपने उल्टा कचरे हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक पुअर फैमिली सी थी, बट शी ड्रीम टू बी लव्ड एंड नोन बाय द रिच। वो एक पुअर फैमिली सी थी, बट वो चाहती थी कि वो प्यार करे उसे कौन लोग, रिच लोग, और जाने जाए कौन लोग, रिच लोग जाने उसे। तो वन डे हर हस्बैंड ब्रॉट होम एन इन्विटेशन कार्ड। इन्विटेशन कार्ड आता है मिनिस्टर पार्टी का, और मिनिस्टर रेसिडेंस पे वो लोग जाते हैं और अपनी फ्रेंड मेमे फ्रोस्टेयर से, मेमे को मैडम पढ़ते हैं उस लैंग्वेज में, तो मैडम फ्रोस्टेयर से वो ले लेती है, बोरो कर लेती है डायमंड का नेकलेस और पहनकर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर डायमंड का नेकलेस खो जाता है, जिसको चुकाने में, जिसका पैसा चुकाने में उसको लग जाते हैं 10 साल, और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। किस वजह से? उसकी सिर्फ फालतू की ओवर एम्बिशियस सोच की वजह से। देन आगे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के कन्वर्सेशन के क्वेश्चन हम आ रहे हैं कि एम लॉयजल वॉज ए लविंग हस्बैंड, ही ट्राइड एवरी मेथड ऑफ फाइंडिंग द नेकलेस बट टू नो अवेल, ही डिडंट blame Matilda for loss even after that. Imagine yourself as the writer of story The Necklace and write an imaginary conversation between M. Loisel and Matilda if Loisel gets angry on her at her carelessness for losing the necklace. अरे यानी कि वो जो हस्बैंड है बड़ा प्यार मोहब्बत वाला हस्बैंड है, तो उस पर गुस्सा नहीं होता है। लेकिन इमेजिन करो कि तुम हो दी नेकलेस के राइटर, ठीक है, राइटर ऑफ द स्टोरी। अब तुम बताओ कि क्या रियल कन्वर्सेशन हो सकती है एम लॉयजल और मतिल्दा के बीच। तो मतिल्दा टेंस्ड होके, देखो ये होता है स्टेटमेंट जो पूरा का पूरा लिखा होता है, और ब्रैकेट में देखो, जो ये ब्रैकेट में लिखी चीज़ें ये तुम्हें लिखनी होती है कि इमोशन क्या है उस वक्त। जैसे कि यहाँ पे टेंस्ड, यहाँ पे स्क्रीमिंग, वेयर इज माई नेकलेस, ओ नो आई कैंट फाइंड इट, आई हैव लॉस्ट इट समवेयर। तो लॉयजल उसका पति बोलता है चिल्लाते हुए, वॉट डू यू मीन मतिल्दा, हाउ कैन यू लूज सच एन एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस, डोंट यू नो इट्स बोरोड एंड वी हैव टू रिटर्न इट। तो अपने से बनाकर कि क्या सिचुएशन उस टाइम की हो सकती है वैसा बनाकर कम से कम 6 से 7 डायलॉग या 4 से 6 डायलॉग्स में कंप्लीट करना है तुम्हें। 1 2 3 4 5 6 डायलॉग्स रहने चाहिए, ठीक है। अब इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं इस साल। इफ़ यू टेल द ट्रूथ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पास्ट, इफ़ यू टेल अ लाई इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो मटिल्डा की लाइफ से। बिल्कुल जस्टिफाइड है कि अगर हम एक सच बता देते हैं तो वो पास्ट बन जाता है। अगर मतिल्दा उस दिन सच बोल देती तो उसकी फ्रेंड्स को बता देती कि भाई हाँ ये तो आर्टिफिशियल है, इतना महंगा है ही नहीं जिसने तुमने मेहनत कर डाली, जितना लोन ले डाला, तो उसको मालूम पड़ा था। लेकिन जब उसने झूठ बोल दिया तो पूरा का पूरा फ्यूचर का पार्ट बन गया। एक झूठ पूरा का पूरा फ्यूचर उसका बर्बाद हो गया। ये आंसर पॉज करके रीड कर लो, इंपॉर्टेंट है।
अब हम आ गए हैं अपने चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट पे, जो ग्रिफिन वाला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, कि अपने लैंडलॉर्ड यानी कि अपने मकान मालिक के घर को क्यों जला देता है और कैसे वहां से निकलता है, हाउ डिड ही एस्केप। तो देखो, ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड डिसलाइक ग्रिफिन बिकॉज ऑफ हिज एक्टिविटीज। अब ग्रिफिन की जो उल्टी पुल्टी हरकतें थी उसकी वजह से ग्रिफिन उसके लैंडलॉर्ड ग्रिफिन के लैंडलॉर्ड को ग्रिफिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, डिसलाइक करता था वो। सो ही वांटेड टू इजेक्ट हिम आउट ऑफ हिज हाउस, तो अपने घर से उसको भगाना चाहता था। बट ग्रिफिन सेट हिज हाउस ऑन फायर इन रिवेंज, और ये बदले में ग्रिफिन ने उसके हाउस को फायर लगा दिया, यानी कि आग लगा दी। अब देन ही बिकेम इनविजिबल बाय स्वेलोइंग सर्टेन रेयर ड्रग्स। तो ये तो हमारे ग्रिफिन को आता ही था ये कैसे इनविजिबल होना है, तो वो इनविजिबल हो जाता है आग लगा के कुछ सर्टेन ड्रग्स लेके जो उसने खुद इन्वेंट किए थे, और फिर वो वहां से एस्केप कर जाता है। फिर वाई डिड ग्रिफिन गो टू ड्रूरी लेन, वाई डिड ग्रिफिन गो टू ड्रूरी लेन, और वहां पे वो जाके क्या करता है, तो सबको पता है कि उसने क्या किया था वहां पे। ग्रिफिन वेंट टू ड्रूरी लेन, ही एंटर्ड अ शॉप टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, he came out wearing bandages round his forehead, he wore dark glasses, a false nose, etc. he attacked the shopkeeper and stole money from him। वो बिल्कुल अजीब सा दिखने लग गया था ना, किस वजह से, क्योंकि वो जाता है स्टॉक ट्राई करता है थिएटर कंपनी का, यानी कि जहाँ पे थिएटर का सामान मिलता है, नाटक का, रंगमंच का सामान मिलता है, और वहाँ पे क्या क्या मिलता है, अलग अलग तरीके की चीज़। तो उसने क्या किया, बैंडेजेस खरीद लिए वहाँ से और उसको अपने फोरहेड पे, माथे पे लगा लिया, फिर उसके बाद चश्मे लगा लिए और एक नकली नोज लगा ली खरीद के। देन वॉट हैपन टू, देखो ये क्वेश्चन, वॉट हैपन टू जोफर्स व्हेन ही ट्राइड टू कैच द इनविजिबल साइंटिस्ट। इनविजिबल साइंटिस्ट जब कैच करता है जेफर्स तो उसके साथ क्या होता है, ग्रिफिन हैड बिकेम इनविजिबल बाय रिमूविंग हिज क्लोथ्स, कांस्टेबल जेफर्स, जो वहाँ का पुलिस कांस्टेबल था ना, कांस्टेबल, तो वो जब उसको पकड़ने की कोशिश करता है, हैड फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु वाज इनविजिबल, क्योंकि वो इनविजिबल था तो कैसे उसको पकड़ेगा। He was being hit with the blows from unseen direction. These seemed to be coming from nowhere. Soon Jeffers fell down unconscious. जब वो जाता है ऐसा खड़े होकर ढूंढ रहा होता है आसपास, कभी इधर से सामान आके उसको लड़ रहा है, कभी इधर से सामान आके लड़ रहा है, क्योंकि इनविजिबल था ना वो अपना ऑथर, तो कहीं से भी वो सामान फेंक के मार रहा था और परेशान हो गया और आखिरी में वो अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश होकर गिर जाता है। देन वॉट वॉज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन द क्लर्जीमैन स्टडी, कि उस दिन क्लर्जीमैन स्टडी रूम में क्या ऐसा क्यूरियस एपिसोड हुआ था। देखो, वन डे इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ हर्ड नॉइजेस इन द स्टडी, उसकी वो लोग को आवाजें सुनाई देती है, क्लर्जीमैन को और उसकी वाइफ को, तो दे हैड चिंक ऑफ मनी बीइंग स्टोलन, उसको पैसे की चुराने की आवाज आ रही थी। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, वो जल्दी से डोर खोलता है। ही क्राइड सरेंडर, वो चिल्लाता है सरेंडर कर दो अपने आप को जो भी पैसा चुराने की कोशिश कर रहा है। टू दियर सरप्राइज द रूम वॉज एम्प्टी, बट उनको सरप्राइज मिलता है कि ये रूम तो पूरा का पूरा खाली है। दे लुक्ड एवरीवेयर बट देयर वॉज नो बडी, स्टिल द डेस्क वॉज ओपन एंड मनी वॉज मिसिंग। क्या होता है, उन्हें पैसे निकलने की आवाज आती है तो वो आता है चिल्लाता है गेट खोल के कि सरेंडर, जो भी सरेंडर कर दे, बचने नहीं वाले अब तुम, अपने हाथ ऊपर कर लो और अपने हथियार डाल दो। भाई बॉलीवुड मूवीज वाला सरेंडर, बट यहां पर तो कोई दिखता ही नहीं। रूम वॉज एम्प्टी, दे लुक्ड एवरीवेयर बट देयर वॉज नो बडी, स्टिल द डेस्क वॉज ओपन एंड मनी वॉज मिसिंग। कोई नहीं था फिर भी डेस्क खुला हुआ था और पैसे गायब थे। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा ये, वाई वॉज द अराइवल ऑफ दिस स्ट्रेंजर इन अ विलेज इन इज एन अनयूजुअल इवेंट, गिव टू रीजंस, कि क्यों इस स्ट्रेंज आदमी का आना एक गांव में अनयूजुअल इवेंट था, दो रीजन के साथ समझाओ। तो देखो कैसे पैराग्राफ में कैटेगराइज किया गया है, पहले पार्ट का आंसर और फिर यहां से दो रीजन। देखो यहां से पढ़ते हैं, इपिंग वॉज अ स्मॉल विलेज, वो विलेज का नाम, अवे फ्रॉम लंदन, लंदन से थोड़ी दूरी पे। विजिटर्स सेल्डम केम टू दैट विलेज, बहुत कभी कभी लोग आते थे वहां पर। ऑफन का मतलब बहुत बार, सेल्डम का मतलब जो मैंने बताया कभी कभी आते थे। मच लेस इन विंटर, विंटर में तो काफी कम ही आते थे। सो व्हेन ग्रिफिन रीच द विलेज इन एवरीबडी वॉज सरप्राइज, तो जब ग्रिफिन आता है सब सरप्राइज होते हैं। ग्रिफिन बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ टॉक एवरीवेयर, हिज अराइवल वॉज एन अनयूजुअल इवेंट इन द विलेज, वो बिल्कुल अनयूजुअल इवेंट था। क्यों? क्योंकि ही हैड अ अनकॉमन अपीयरेंस, ही वॉज वियरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। हमने ऊपर देखा ना कि जब वो थिएटर कंपनी में आता है तो वो क्या करता है, अपने माथे पे बैंडेजेस लगा लेता है, दो ठो ग्लास लगा लेता है और एक नोज लगा लेता है, और पूरी की पूरी ना बॉडी होती है ना चेहरा होता है, सिर्फ ऐसे ग्लासेस हो गए, नोज हो गई और बैंडेजेस, तो ये अजीब तो लगेगा ही। तो यही था कि अनकॉमन एक्सपीरियंस था उसका, अपीयरेंस था
He had an uncommon appearance. He was wearing bandages around his forehead. He had dark glasses and a false nose. He also wore big bushy side whiskers and a large hat. Everybody there looked at him with suspicion. Mrs. Hall wanted to be friendly with him. अब वहाँ पर जो लेडी थी मिसेस हॉल वो उससे फ्रेंडली होना चाहती थी, बट ग्रिफिन टोल्ड हर टू नॉट टू डिस्टर्ब हर. बस वो उससे बोलती है कि डिस्टर्ब मत करो मुझे. कौन बोलता है? ग्रिफिन. कि मुझसे फैमिलियर होने की ज़रूरत नहीं है, ना फ्रेंडली होने की, वो मुझे डिस्टर्ब उल्टा मत करो. ही टोल्ड हर दैट ही लाइक सॉलिट्यूड, उसको शांति अकेलापन पसंद है. ही ऑल्सो टोल्ड हर दैट हिज फेस हैड बीन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट. और उसको क्या सफाई देता है, क्या क्लैरिफिकेशन, कि उसका फेस एक एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया, बाकी सब कुछ सही है. क्या क्या रहता है? बैंडेज लगाया रहता है फोरहेड पे, नकली नाक लगा लेता है, और डार्क ग्लासेस, और साइड विस्कर्स यानी कि साइड की बियर्ड, और एक लार्ज हैट, बड़ी सी हैट पहन लेता है. अब उस विलेज में जाकर वो क्या क्या एडवेंचर करता है. वॉट एडवेंचर्स मेड बाय ग्रिफिन इन द विलेज इपिंग. गिव सम एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. क्या क्या करता है वो देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इससे पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. देयर आर मैनी एडवेंचर्स मेड बाय ग्रिफिन इन द विलेज इपिंग. द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ डिमांडेड रेंट फ्रॉम ग्रिफिन. जो उसका चोरी हुआ पैसा रहता है ना, चोरी करके जो लाता है वहाँ से अपनी क्लर्की मैन की वाइफ से, वो खत्म हो जाता है. तो इसके बाद जहाँ पे रह रहा होता है वो उससे पैसा मांगती है लैंडलॉर्ड की वाइफ ग्रिफिन से. ही टोल्ड हर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग सम मनी बट ही एंटर्ड द क्लर्जीमैन हाउस एंड स्टोल मनी. ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल. द क्लर्जीमैन हर्ड द डेस्क ओपन एंड मनी गॉन. मिसिस हॉल वॉज शॉक्ड to see Griffin's room open and things lying here and there. The bedpost leapt up and dashed itself into her face. Griffin was suspected to be thief as he produced money. Earlier he had admitted of not having any. क्या मतलब है? देखो कई सारे एडवेंचर्स तो वो करता है. मिसिस हॉल जब उसकी लैंडलॉर्ड डिमांड करती हैं ग्रिफिन से अपना रेंट का पैसा, तो वो कहता है कि उसके पास अभी मनी नहीं, उसके पास पैसा आएगा तो देगा. बट जब क्लर्गी मैन के घर में, बट ही एंटर्ड क्लर्गी मैन के घर में जाता है वो और पैसा चुरा लेता है और इनविजिबल बन जाता है. तो क्लर्गी मैन देखता है कि यहाँ पैसे जो डेस्क से निकल रहे हैं और पैसे हैं भी नहीं, और लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं है. तो मिसेस हॉल जो रहती हैं वो शॉक रहती हैं कि ग्रिफिन का जो रूम है जहाँ उसने रेंट पे रूम लिया है अभी विलेज में, वो खुला हुआ है, सारे सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, और वो जो बेड पोस्ट है वो उठ के अपने आप उसको मार रहा है, उसकी फेस की तरफ आ रहा उड़ते हुए. और इसका पूरा शक उनको जाता है ग्रिफिन के ऊपर, क्योंकि उनको वहाँ पर पैसे दिखते हैं और ग्रिफिन तो कह रहा था कि उसके पास पैसे हैं नहीं. तो उनको लगता है कि जो ग्रिफिन है चोर है, इसके पास कैसे इतनी जल्दी पैसे आ गए रेंट के. द विलेज कॉन्स्टेंटली वॉज सीक्रेटली कॉल्ड मिसिस हॉल वेंट टू ग्रिफिन टू नो ही हैड एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली कॉल्ड. जो वहाँ का पुलिस ऑफिसर था उसको सीक्रेटली बुलाया जाता है और मिसिस हॉल के रूम में भेजा जाता है. एट दिस ग्रिफिन गॉट एंग्री. अभी इतना देखकर ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है. ही थ्रू ऑफ हिज क्लोथ्स. द हॉरिफाइड पीपल नॉट सॉ हेडलेस पीपल. क्या हुआ? वो था तो पूरा इनविजिबल ही, जो नकली कपड़े ऊपर डाला रहता है और नोज वगैरह वो सब कुछ हटा देता है. अब सबको दिखता है एक इनविजिबल आदमी, हेडलेस पर्सन. ठीक है. मिस्टर जैफर्स यानी कि जो कांस्टेबल है, द कांस्टेबल अराइव्ड. ही वॉज सरप्राइज दैट ही हैड अरेस्टेड अ हेडलेस पर्सन. उसको यकीन ही नहीं होता है कि उसने बिना एक खोपड़ी के इंसान को पकड़ लिया. बिना दिमाग के तो इंसान तुमको काफ़ी आसपास दिख जाएंगे, इसको पहली बार बिना सिर के एक इंसान मिलता है. सून देयर वॉज अ फाइट बिटवीन ग्रिफिन एंड मिस्टर जैफर. इन दोनों में लड़ाई जाती है, बट लड़ाई में जीतेगा कौन? वही जिसके पास एक प्लस पॉइंट है. यहाँ पर ये इनविजिबल है तो उससे वो कैसे लड़ेगा? सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम. लोग मदद करना चाहते हैं, बट सबके सब दे रिसीव्ड ब्लोज. ब्लोज यानी कि सबको कहीं ना कहीं से उधर उधर के उड़ता हुआ कुछ ना कुछ चोट लग रही थी. इन द एंड मिस्टर जैफर बिकेम अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश पड़ जाता है. ग्रिफिन हैड फ्रीड हिमसेल्फ. नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम. उसको पता ही नहीं चलता किसी को कि कैसे इसको पकड़ें, इनविजिबल आदमी है. गिव नाउ व्हाट हैपेंड टू लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ इन ग्रिफिन्स बेडरूम. ये आंसर पॉज करके पढ़ सकते हो, अभी तक तुम समझ ही गए होगे. फिर गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन. अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा VBQ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पीपल हु misuse the power or misuse their ability या misuse scientific things. यानी कि जब मिसयूज होता है किसी भी पावर का तो उसका रिजल्ट कितना खराब होता है. तो ऐसा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे एक स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा एक्सप्लेन दिस विथ कॉन्टेक्स्ट टू द स्टोरी ऑफ ग्रिफिन. तो अब कैरेक्टर्स के समझ लो ग्रिफिन का. माई इंप्रेशन ऑफ ग्रिफिन इज दैट ऑफ अ बैड पर्सन. वो एक बुरा आदमी था. क्यों? क्योंकि ग्रिफिन हैज़ मोर निगेटिव क्वालिटीज एंड ऑलमोस्ट नन पॉजिटिव. उसके पास कोई पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है, क्योंकि उसने जो वो एबिलिटी उसने बनाई, जो वो केमिकल या फिर ड्रग उसने बनाया, उसका मिसयूज किया. ट्रूली ही इज लॉलेस पर्सन. वो बिल्कुल लॉलेस पर्सन है.
ही इज़ नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट एंड ही मिस यूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी। वो साइंटिस्ट जो अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी का मिस यूज़ करे वो एक सच्चा साइंटिस्ट नहीं होता है। ये सब ज्ञान की बातें तुमने लिखनी होती है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में। ही डज anti-social activities, he runs away after becoming visible, he enters a London store and steal various things, then he flees to Epping village and steal money from the clergyman house. He also sets the house on fire before it. तो यानी कितना उल्टा सीधा काम करता है, वो सामान चोरी करता है, इधर उधर भागता है, लोग घर में रहता है और निकलते वक्त घर जला भी देता है अपने लैंडलॉर्ड का। किस लिए? सिर्फ इसलिए उसे उस पर गुस्सा आ रही होती है। पीपल कॉल मिसेस जैफर, कांस्टेबल को बुलाते हैं लोग, तो कांस्टेबल को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो इनविजिबल होता है और हेडलेस बन के उसको भी उल्टा मारता है और उसको बेहोश कर देता है। तो उसके पास कोई भी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, तभी तुम यहाँ तक ये लेक्चर देख पाए हो। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, भोली पे। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, हर चैप्टर की तरह इसकी भी एनिमेटेड वीडियो डली हुई है। देखो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द चेंज दैट केम इन भोली ड्यू टू हर रिसीविंग द एजुकेशन। एजुकेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं उसके अंदर, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड का कॉन्टेक्स्ट दो कि भोली कैसे थी और क्या चेंजेस आते हैं। द चैप्टर भोली डिस्क्राइब्स टू भोलीज, वन भोलीज, टू भोलीज कहाँ से आ गई, टू फेजेस ऑफ भोलीज, दो फेज थे, पहला एक अलग दूसरा एक अलग। कैसे? वन भोली इज बिफोर शी गेट्स एजुकेशन, द सेकेंड भोली इज वॉट एजुकेशन मेक्स हर, एजुकेशन से पहले, और दूसरी भोली तो वो है जो एजुकेशन उसे बना देता है, पढ़ाई लिखाई उसे बना देती है। एजुकेशन हैज़ ब्रॉट आउट दीज चेंजेस। भोली इज अ सिंपलेटन, ये वर्ड है की वर्ड तुम्हारे बुक का। सिंपलेटन का मतलब भोली भाली। शी हैज़ पोक मार्क्स ओवर हर फेस, पोक मार्क्स यानी कि स्मॉल पॉक्स की वजह से उसके चेहरे पे जो मार्क्स हो गए थे एक्ने टाइप के, वही मार्क्स। शी हैज़ पोक मार्क्स ओवर हर फेस। शी स्टैमर्स, वो स्टैमर करती है यानी कि झिझक झिझक कर बोलती है, अटक अटक कर बोलती है। शी इज़ अगली यानी कि वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है लुक्स वाइज। सी हैज़ सम पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ डैमेज्ड, अब कुछ पार्ट ऑफ ब्रेन उसका डैमेज था। क्यों? क्योंकि वो एक कॉर्ड से, खटिया से गिर गई थी बहुत छोटी सी उम्र में। ड्यू टू दिस एंड स्मॉल पॉक्स अटैक शी कांट स्पीक प्रॉपरली, सो ऑल मिमिक हर, मिमिक का मतलब उसकी नकल में बोलना, मिमिक्री करना। तो सब लोग उसकी मिमिक्री करते हैं, उसकी नकल में बोलते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। देन देयर कम्स अ चेंज इन भोली। तब देखो इसके पहले की स्टोरी थी और यहाँ ये इसके पहले की स्टोरी हो गई, अब इसके नीचे इसमें चेंज आता है। क्या चेंज आता है? देयर कम्स अ चेंज इन भोली, शी रिसीव्स एजुकेशन, उसके पास एजुकेशन आती है। नाउ शी डज नॉट स्टैमर ऑल्सो। अच्छा एक बात और कि एजुकेशन कैसे आती है, क्योंकि उसके फादर मतलब चाहते नहीं कि बेटियां पढ़ें, बट वो भेज देते हैं इसको क्योंकि उन्हें दिखाना होता है कि उनके यहाँ की बेटी पढ़ रही है। और वो अपनी इसी बेटी को क्यों भेजते हैं? क्योंकि उनका कहना था कि ये तो अगली इसकी शादी भी नहीं होनी है, तो भेज दो स्कूल, जो होगा देखा जाएगा, एक्सपेरिमेंट करो। शी हैज़ बिकम वाइज एंड नॉर्मल, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद वो वाइज, समझदार और नॉर्मल बन जाती है। अब ये कैसे प्रूफ होता है कि वो नॉर्मल और समझदार है? हर फादर डिसाइड्स टू मैरी हर टू एन एजेड पर्सन, एक उम्रदार आदमी के साथ उसके फादर उसकी शादी करने का डिसाइड करते हैं। उसका नाम बिशंबर है, जो एक ग्रोसर है, सब्जी वाला है, एक लेम है, लंगड़ा है। देखो एजेड भी है, सब्जी वाला भी है और लंगड़ा भी है। नाम क्या है? बिशंबर। ही हैज़ चिल्ड्रन ऑल्सो बाय हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली वाइफ से उसके पास बच्चे भी थे, अब दूसरी शादी कर रहा है। और मतलब कि कुछ है भी नहीं, ना लुक्स है ना कुछ है, ना शाहरुख जैसा दिखता है ना सलमान जैसा, फिर भी डिमांड क्या है भाई की? डिमांड है अपने बिशंबर भाई की, उसको डाउरी चाहिए, दहेज। डाउरी यानी दहेज चाहिए। कितना? पूरे के पूरे 5,000 रुपीज की डाउरी चाहिए ऑन द डे ऑफ मैरिज। भोली रिफ्यूजेस टू मैरी हिम ड्यू टू दिस रीजन। अब उससे वो शादी नहीं करती इसी वजह से, क्योंकि वो समझ जाती है कि डाउरी एक गलत चीज़ है। ठीक है, तो उसके अंदर ये चेंज कैसे आया? पहले तो वो सीधी थी, वो समझ ही ना पाती डाउरी वगैरह क्या है, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई हुई तो उसको समझ में आया कि हाँ क्या गलत है क्या सही। फिर अगर इतना समझ लिया हमने एक क्वेश्चन से कि हम ये अगला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का कैरेक्टर स्केच लिखिए। तो भोली वॉज एक्चुअली सुलेखा। कैरेक्टर स्केच यानी कि पूरी की पूरी कैरेक्टर उस बुक में जो समझाया गया है उस एक कैरेक्टर के बारे में, सब कुछ पास्ट से लेकर फ्यूचर तक। तो एक्चुअली सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था असली में, लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, उसको सब भोली बोलते हैं, द सिंपल, क्योंकि भोली का मतलब होता है सीधी सादी, भोली भाली, ज़्यादा चालाक जो ना हो उसको। शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट व्हेन शी वॉज अ बेबी। जब छोटी थी तो एक कॉट यानी कि खटिया से गिर गई थी, जो मैंने बताया, जिसकी वजह से दिमाग में कुछ डैमेज हो गया था। परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। देन शी हैड स्मॉल पॉक्स, फिर स्मॉल पॉक्स हो गया जिसके उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स हो गए, और भोली स्टैमर करने लगी, अटक अटक के बोलने लगी। शी वॉज नॉट वाइज एंड नॉट ब्यूटीफुल।
ना ज़्यादा सुंदर थी ना ज़्यादा चालाक थी, बट हर एजुकेशन चेंज हर पर्सनालिटी। देखो ये तो पास्ट हो गया, फिर यहाँ प्रेजेंट या फिर फ्यूचर पे आ गए कि क्या होता है आगे, पर्सनालिटी उसकी चेंज होती है एजुकेशन से। शी नाउ न्यू वॉट वॉज गुड और वॉट वॉज बैड। हर फादर रामलाल agreed to marry her to Bishambar, but he demanded a dowry of 5,000 rupees on the marriage day. Bholi refuses to marry him. Education had thus made Bholi a wise, mature girl. अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि डोंट वरी पिताजी इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, कि आप चिंता मत करिए पिताजी, आपकी बुढ़ौती में, आप जब बूढ़े हो जाएंगे ओल्ड एज में, तो मैं आपकी सेवा करूंगी और माता जी की, मदर की सेवा करूंगी। Through this statement, the narrator wants to highlight moral values Bholi was imbued with. Based on the reading of lesson, what made Bholi aware of her rights and how did she use them? कि आप बताओ कि स्टोरी पे कि भोली क्यों अपने राइट से अवेयर हुई और कैसे यूज़ किया। तो भोली गेव आउट ग्रेट लेसन अबाउट वुमेन एट लार्ज, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, मैरिज, जनरल वेलबींग ऑफ गर्ल्स आर फोकस्ड इन इट। मतलब कि भोली ने कई सारे अच्छे लेसन्स दिए हैं वुमेन के बारे में, जैसे एजुकेशन, मैरिज और जनरल वेलबींग, यानी कि सही तरीके से लड़कियों का जीवन जी पाना, उस बारे में। क्योंकि भोली इज़ अ सिंबल ऑफ दिस वैल्यू, वो अब एक सिंबल इन वैल्यूज़ की यार, क्योंकि वो तो एक पहले अर्लियर शी वॉज अ डम का, वो बहुत सीधी सादी थी, बट एजुकेशन के बाद उसमें काफ़ी सारी चेंज आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, नॉलेज आती है, सही गलत के बारे में मालूम पड़ता है। शी वॉज ओबेडियंट टू द एक्सटेंट दैट हर फादर क्लोज बिशंबर हर ब्राइडग्रूम, उसके फादर उसके लिए चूज़ करते हैं बिशंबर को, बट जब उसको मालूम पड़ता है कि वो डाउरी मांग रहा है, दहेज मांग रहा है, तो दिस डम्ब काउ बिकेम अ लायनस। ये स्टेटमेंट भी आ सकता है कि हाउ द डम्ब काउ बिकेम अ लायनस, यानी कि शेरनी कैसे बन जाती है, क्योंकि उसको उसके राइट्स मालूम होते हैं, उसके टीचर ने बताया होता है कि क्या राइट्स हैं, और वो शादी करने से मना कर देती है और अपना फ्यूचर खुद से चूज़ करती है और कहती है अपने पेरेंट्स की सेवा करूँगी। दस शी बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द गर्ल्स। वो ऐसा करके बाकी सारी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती है। फिर डिस्क्राइब हाउ एंड वाई भोली रिफ्यूजेस टू मैरी बिशंबर। ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया कि क्यों मैरी करने से मना कर देती है, वाई और हाउ मना कैसे करती है, ये पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। आगे बढ़ो। हु वॉज बिशंबर और वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल। देखो बिशंबर तुम्हें पता है कि एक रिच ग्रॉसर था, अमीर था, उसके पास घर था, दुकान थी, सब था, लेकिन वो लंगड़ा था और उसकी एक पहली बीवी भी थी, उससे बच्चे भी थे उसके पास, और बच्चे बड़े भी हो गए थे यार, मतलब कि वो उम्र दराज आदमी था। लेकिन फिर भी रामलाल राज़ी हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि भोली की शादी जल्दी हो नहीं सकती, क्योंकि वो एक सीधी सादी पॉक मार्क्स हैं उसके चेहरे पे, ना ही सुंदर है ना ही चालाक है, तो इसलिए शादी के लिए रेडी हो जाता है। देन उसके बाद गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोलीज टीचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भोली के टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ना पूरी की पूरी जर्नी में, क्योंकि भोली टीचर इज़ एन आर्टिस्ट एंड अ ट्रू टीचर। व्हेन शी मीट्स भोली शी अंडरस्टैंड हर वेरी वेल। जब उनसे मिलती है उसको पहचानती है, समझती है। शी डजंट लाफ एट भोली स्टैमर, वो हंसती नहीं है, और वो शायद पहली ऐसी इंसान रहती है जो उसके हकलाने पे, स्टैमर करने पे, अटकने पे हंसती नहीं है। शी डजंट लाफ एट भोली स्टैमर, बट शी इनकरेजेस हर टू कम टू स्कूल डेली। वो उसको उल्टा इनकरेज करती है, हौसला देती है कि तुम रोज स्कूल आओ। शी शोज लव टू भोली, प्यार दिखाती है, बट नो वन लव्स हर फ्रॉम हर ओन फैमिली। जो आज तक उसकी फैमिली ने नहीं किया वो खुद वो करती है, वो टीचर। हर टीचर इज ऑब्वियसली गुड टीचर। एज अ टीचर शी डिस्प्लेज फेथ, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। क्या क्या? परंपरा, प्रतिष्ठान और अनुशासन, ये नहीं। फेथ, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन, विश्वास, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता और डिवोशन, यानी कि पूरी की पूरी संलग्नता, मिलजुल के काम करती हैं, पूरा अपना झोंक देती हैं अपने आप को इन चीज़ों में। शी सोज द सीड्स ऑफ दिस वैल्यूज इन भोली। शी प्रॉमिसेस भोली दैट शी वुड गिव हर मोर बुक्स, स्लोली शी शैल बी मोर लर्न्ड एंड एवरीवन इन द विलेज। देन, यानी कि धीरे धीरे वो विलेज के किसी भी आदमी से, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाएगी, फिर उसको कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा, और इस तरह से उसको मोटिवेट करती है और अच्छी सही चीज़ें उसे सिखाती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भोली के। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, द बुक दैट सेव द अर्थ, यानी कि थिंक टैंक वाला चैप्टर, जो अजीब अजीब से प्राणी घुस जाते हैं अर्थ पे। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज थिंक टैंक डू व्हेन नूडल टेल्स हिम दैट द सैंडविचेस आर द थिंग्स नॉट फॉर लिसनिंग बट फॉर ओपनिंग एंड वॉचिंग। कि वो जो सैंडविचेस जैसी चीज़ें थी वो सुनने के लिए नहीं है बल्कि खोल के देखने के लिए है। क्यों ऐसा?
क्या होता है फिर उसके बाद? तो थिंक टैंक क्या करता है, ऑर्डर कर देता है कैप्टन ओमेगा को टू टेक दैट लार्ज एंड कलरफुल सैंडविच. ही देन आस्क हिम टू ऑब्जर्व दैट. ही ऑल्सो आस्क हिम व्हाट इज देयर इन दैट, सो ही शुड ओपन दैट एंड रिपोर्ट बैक टू हिम. तो वो आदेश देता है, थिंक टैंक मेन लीडर रहता है, तो वो अपने कैप्टन ओमेगा को ऐसा ऑर्डर दे देता है. फिर व्हाट मीनिंग डज थिंक टैंक टेक आउट द नर्सरी राइम ऑफ हे डिडल स्पून. ये जो नर्सरी राइम थी ना, हे डिडल स्पून, इससे थिंक टैंक क्या अपनी मीनिंग निकालता है, कैसे डिकोड करता है इसको? थिंक टैंक फाइंड्स इट मोर अलार्मिंग. उसको ये और ज़्यादा अलार्मिंग लगता है, उसको और खतरे की घड़ी लगती है. ही सेज दैट अर्थलिंग्स हैव टॉट, अर्थलिंग्स यानी कि अर्थ के लोग, हैव टॉट दियर डोमेस्टिक एनिमल मैनी थिंग, उन्होंने अपने डोमेस्टिक एनिमल को काफ़ी कुछ सिखाया, जैसे दे आर म्यूजिक, कल्चर, स्पेशल टेक्निक्स, स्पेस टेक्निक्स. दे में ऑल्सो भी लॉन्चिंग एन अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज ऑन अदर प्लैनेट, कि अलग अलग प्लैनेट्स की काउज पे वो अटैक भी लॉन्च कर सकते हैं. फिर इसी तरह हम्टी डम्टी पे क्या होता है, SGT ओप यानी कि सेक्रेट ओप, ऊप जो था ना, ऊप रेड्स द नर्सरी राइम हम्टी डम्टी अगेन सैट ऑन अ वॉल वाली, जो हम सबने पढ़ रखी है बचपन में. देन ही आस्क थिंक टैंक टू लुक एट द पिक्चर ऑफ हम्टी. ही देन सेज दैट हम्टी डम्टी लुक्स लाइक थिंक टैंक इन फिजिकल सेंस. तो उनको लगता है कि हमारे लीडर थिंक टैंक के ही बारे में है. अब अगला क्वेश्चन कि जब वो पढ़ते हैं मिस्ट्री मैरी इन अ रो, ये वाली चीज़ पढ़ के उनको क्या समझ में आता है? थिंक टैंक कैचेस द वर्ड्स गार्डन, कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स. ये तीन चीज़ वो कैप्चर कर लेता है और इन्हीं तीन चीज़ पे डिकोड करता है पूरे के पूरे चीज़ को, कि गार्डन, कैकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स. फ्रॉम हिज ही कंक्लूड सम स्ट्रेंज थिंग्स. ही फाइंड्स दैट द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. क्यों अर्थलिंग्स को यानी कि अर्थ के लोगों को मालूम पड़ गया कि एग्रीकल्चर और माइनिंग को कैसे कंबाइन करना है, और अब वो सिल्वर उगा रहे हैं, कॉकल शेल्स उगा रहे हैं और बॉम्ब्स एक्सक्लूसिव भी उगा रहे हैं एज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और बहुत बड़ी ताकत की तरह वो तैयार हो रहे हैं अपने आप को. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, जो कि इस चैप्टर से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट हैं. द बुक दैट सेव्ड द अर्थ हाईलाइट्स द एसेंशियलिटी ऑफ पीस बिटवीन मार्स एंड अर्थ. ये चैप्टर हमें दिखाता है कि मार्स और अर्थ के बीच में पीस होनी चाहिए, प्यार संबंध होना चाहिए, ठीक है. दस इट डील्स विद द वैल्यू ऑफ पीस एंड फ्रेंडलीनेस. तो शांति और दोस्ती के बारे में बात करता है. राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ दिस वैल्यूज मेक लाइफ अ स्वीट एक्सपीरियंस फॉर ऑल लिविंग बींग्स टुगेदर विद वैल्यू ऑफ बुक्स. देखो, अब इस पूरे चीज़ को एक्सप्लेन करना है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यूज़ लिखनी है कि ये कैसे स्वीट एक्सपीरियंस बनाता है, प्यार मोहब्बत से रहना, और वैल्यू ऑफ बुक्स के बारे में भी लिखो. तो ये पूरा का पूरा आंसर देखो ध्यान से. कैसे शुरू करना है? पहले तो जस्टिफाई करना है इस चीज़ को, या फिर लिखना है इट इज़ जस्टिफाइड, इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट दैट नथिंग इक्वल्स द ग्रेटनेस ऑफ पीस. इट इज़ अ फैक्ट दैट नथिंग इक्वल्स द ग्रेटनेस ऑफ पीस, यानी कि शांति के बराबर कोई चीज़ नहीं है, शांति सबसे बड़ी चीज़ है, ग्रेट है, ग्रेटनेस है. इट इज़ बेसिक थिंग दैट इंश्योर्स ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. व्हेन देयर इज नो पीस, नो वर्क प्रोग्रेस. पीस एंड फ्रेंडलीनेस आर दस द नेसेसरी थिंग्स दैट मेक लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स अ स्वीट एक्सपीरियंस. कि अगर शांति रहेगी ना, तभी तो बाकी चीज़ें जैसे ग्रोथ, प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन होगा. अगर शांति नहीं रहेगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा, कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा. तो पीस और दोस्ती जहाँ पर रहेगी वहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होनी चाहिए वो होती है. थिंक टैंक इज़ अननेसेसरी अफ्रेड ऑफ बुक्स. थिंक टैंक जो था वहाँ का कैप्टन, वो ज़बरदस्ती का अफ्रेड था, डरा हुआ था बुक से. दीज आर एक्चुअली अ सोर्स ऑफ ग्रेट नॉलेज. बुक्स तो बल्कि नॉलेज के लिए होती हैं. और बट व्हेन ही एंड अदर रियलाइज द ट्रूथ दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ नथिंग एनीथिंग. तो जब उसको रियलाइज होता है चीज़ें तो वो डरता नहीं है. द नर्सरी राइम मेक्स हिम थिंक दैट अर्थ पीपल आर नॉट प्रिमिटिव्स. नर्सरी राइम से उसको समझ में आता है, जो वो पढ़ रहा होता है हम्टी डम्टी और ये सब, उससे समझ में आता है उससे कि हाँ, जो अर्थ के लोग हैं वो प्रिमिटिव, पुराने नहीं रह चुके हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है. दे आर हाईली इंटेलिजेंट एंड पीस लविंग. पीस एंड फ्रेंडशिप दस मेक द लाइफ स्वीट एंड सेटिस्फाइंग. फिर ये क्वेश्चन देखो, What meaning do think tank and others take of nursery rhyme Hey spoon, which is a code for him? Hey spoon, इस नर्सरी राइम से क्या मीनिंग निकालते हैं वो लोग पॉज करके इसको पढ़ सकते हो. अब आगे ये देखो, हाउ, ये क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस डिड वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियल इन्वेजन. अब हिस्टोरियंस के द्वारा इस फिक्शनल स्टोरी में जैसा लिखा है कि हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि एक डस्टी ओल्ड बुक यानी कि एक डस्ट से भरी पुरानी बुक, नर्सरी राइम की बुक, बचा लेती है अर्थ को एक मार्शियल इन्वेजन से, मार्स के लोगों के इन्वेजन से. कैसे बचा लेती है? देखो,
द मार्शियन स्पेस प्रोब इज एक्चुअली द इन्वेजन फ्लीट, वो इन्वेजन करना चाह रहे हैं। इट इज गोइंग टू टेक ओवर अर्थ, वो अर्थ पे कब्जा करने जाते हैं। थिंक टैंक इज कमांडर इन चीफ, वो लीडर है, कमांडर इन चीफ है। कौन? थिंक टैंक, गोल मटोल वाला थिंक टैंक जो एग के शेप का है। ही गेट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कैप्टन ओमेगा ऑफ इन्वेजन फ्लीट, कैप्टन ओमेगा से वो मिलता है। ही वॉन्ट्स टू नो वेयर दे आर, पता करता है कहाँ चलना है, कैसे चलना है। तो सबकी टीम में आता है कैप्टन ओमेगा। टॉक्स विथ थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ, ही कॉल्स देम सैंडविचेस, कम्युनिकेशन डिवाइस, एक्सप्लोजिव एटसेट्रा। तो वो लोग घुस जाते हैं एक बुक के एरिया में और वहाँ बुक में क्या बुक को लोग क्या समझते हैं कि सैंडविच है, कोई कहता है कम्युनिकेशन डिवाइस है, कोई कहता है ये एक्सप्लोजिव है, बॉम्ब्स हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था बुक क्या होता है। तो ऊप क्या करता है? रीड्स नर्सरी राइम फ्रॉम दी ओल्ड डस्टी बुक। एक ऊप रहता है उनके टीम का मेंबर, वो नर्सरी राइम्स पढ़ता है। दे ट्रीट देम एज सीक्रेट कोड, और उसे लगता है ये नर्सरी राइम नहीं है, कोई सीक्रेट कोड है। और थिंक टैंक इसको मिस इंटरप्रेट कर लेता है, गलत समझ लेता है। थिंक टैंक मिस इंटरप्रेट्स दियर मीनिंग फ्रॉम द लास्ट राइम हम्प्टी डम्प्टी, ही अंडरस्टूड दैट अर्थ पीपल आर आफ्टर हिम। उसको लगता है, हम्प्टी डम्प्टी पढ़ के हम्प्टी डम्प्टी देखता है बिल्कुल अपने ऐसा शेप है, तो देखता है कि हाँ ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जान गए कि मैं आ चुका हूँ। तो ही आस्क्ड नूडल टू प्रिपेयर अ स्पेशल स्पेस कैप्सूल फॉर हिम, ही वुड एस्केप टू अल्फा सेंचुरी प्लैनेट। तो वहाँ से भाग जाता है नूडल से एक स्पेस कैप्सूल बनवा के। कहाँ भागता है? अल्फा सेंचुरी प्लैनेट। देन खत्म होते हैं सारे चैप्टर। इसके देखो इस तरह के MCQs तुमको हर वर्कशीट पे तुम्हें मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन में हर चैप्टर की वर्कशीट्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल नो बकवास पर मिल जाएंगी, एनिमेटेड लेक्चर्स डले हुए हैं, ग्रामर का भी वीडियो डला हुआ है। तो सब कुछ हमने कर दिया इंग्लिश में स्वाहा। तुम्हें क्या करना है? नोटिफिकेशन छेड़ देनी, कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड देन करना क्या है? अबे जाना, जा पढ़ ले।